हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम सफर पर। आज हम बात करेंगे झारखंड के खास कानून सीएनटी एक्ट 1908 के बारे में, जिसे हम आसान भाषा, इन्फोग्राफिक और ट्रिक्स के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका एग्जाम सफर। नमस्ते। ये एक ऐसा कानून है जिसका नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, पर आज हम इसे कहानी की तरह समझेंगे। बिल्कुल। और कहानी शुरू करने से पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 1908 में अंग्रेजों को ऐसा कानून बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? झारखंड में ऐसा क्या हो रहा था उस वक्त? बहुत सही जगह से शुरू किया आपने। देखिए, इस कानून की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। झारखंड की जो आदिवासी संस्कृति है, उसमें जमीन कभी भी खरीदी बेची जाने वाली चीज नहीं थी। वो समुदाय की होती थी। हाँ, समुदाय की। जिसने जंगल साफ करके गांव बसाया, वो जमीन उसकी और उसके वंशजों की हो गई। इसे खूंटकट्टी व्यवस्था कहते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए और उन्होंने अपनी जमींदारी व्यवस्था लागू की, तो बाहर से जमींदार, साहूकार, ये सब यहाँ आ गए। और उन्होंने फिर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया होगा। ठीक यही हुआ। भोले भाले आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर धोखे से उनकी जमीनें हड़पी जाने लगी। इस शोषण के खिलाफ 19वीं सदी में कई बड़े आंदोलन हुए। जैसे बिरसा मुंडा का उलगुलान। हाँ, कोल विद्रोह, संथाल हूल और सबसे बड़ा बिरसा मुंडा का उलगुलान। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि अगर इस इलाके में शांति चाहिए तो आदिवासियों के जमीनी अधिकारों को बचाना होगा। इसी उलगुलान का नतीजा था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। वाह, मतलब ये कानून सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने की कोशिश थी। बिल्कुल, एक तरह का कानूनी कवच है। इस बैकग्राउंड को समझने के बाद अब कानून को समझना ज्यादा आसान होगा। चलिए फिर इसके शब्दों की दुनिया में चलते हैं। इसमें कुछ शब्द हैं जो बार बार आते हैं, जैसे काश्तकार, रैयत, कोड़कर। इनका क्या मतलब है? और काश्तकार यानी टेनेंट, आसान भाषा में जो लगान लेता है वो भूस्वामी। और जो किसी की जमीन पर खेती करने के लिए लगान देता है वो काश्तकार। ठीक है, लगान लेने वाला मालिक, देने वाला काश्तकार। तो फिर रैयत कौन है? काश्तकार एक बहुत बड़ा शब्द है, एक अम्ब्रेला टर्म जैसा। अच्छा। इसके अंदर कई तरह के लोग आते हैं। रैयत उसी का एक प्रकार है। वो काश्तकार जिसने मुख्य रूप से खेती करने के लिए जमीन ली हो। जैसे स्कूल में सभी स्टूडेंट हैं, पर उनमें से कुछ 9वीं के हैं, कुछ 10वीं के। एग्जैक्टली, वैसी एनालॉजी है। सभी काश्तकार हैं, पर रैयत वो है जिसका मुख्य उद्देश्य खेती करना है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। और एक शब्द है कोड़कर। ये सुनने में भी बड़ा स्थानीय लगता है भी। कोड़कर का मतलब है अपनी मेहनत से बंजर जमीन को कोड़कर, यानी जोत आबाद करके खेती लायक बनाना। अच्छा। इसे स्थानीय भाषा में जलशासन भी कहते हैं। कानून ने इनकी मेहनत को पहचान दी और एक बहुत खास टर्म है मुंडारी खूंटकट्टीदार। हाँ, ये तो बहुत सुना है। ये मुंडा जनजाति के उन वंशजों का अधिकार है जिन्होंने सबसे पहले जंगल साफ करके गांव बसाए थे। कानून इन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है। ये वीआईपीज की तरह है। तो ये परिभाषाएं समझना तो नींव रखने जैसा हो गया। अब जब नींव तैयार है तो चलिए इस पर बनी इमारत को देखते हैं। मतलब ये काश्तकार असल में कितने तरह के होते हैं और किसके पास क्या अधिकार है? कानून की धारा 4 में काश्तकारों के 4 मुख्य वर्ग बताए गए हैं: भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी खूंटकट्टीदार। परीक्षा के लिए सबसे जरूरी कौन सा है? सबसे ज्यादा ध्यान रैयत पर देना है। रैयत भी 3 तरह के होते हैं। एक है अधिभोगी रैयत, जिसे जमीन पर स्थायी कब्जे का अधिकार है, ऑक्यूपेंसी रैयत। हाँ। दूसरा है अनधिभोगी रैयत, मतलब नॉन ऑक्यूपेंसी, जिसका कब्जा अस्थायी होता है। और तीसरा खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। तो इनमें सबसे मजबूत तो अधिभोगी रैयत ही हुआ। बिल्कुल, अधिभोगी मतलब जिसका भोग करने का यानी इस्तेमाल करने का अधिकार पक्का हो। और कोई रैयत ये पक्का अधिकार हासिल कैसे करता है? इसका जवाब धारा 17 में है। अगर कोई व्यक्ति किसी गांव में 12 साल तक लगातार कोई जमीन जोतता है तो वो उस गांव का बंदोबस्त रैयत बन जाता है। सेटल्ड रैयत। हाँ, एक बार ये दर्जा मिल गया तो उसे उस गांव में ली गई किसी भी जमीन पर अधिभोगी अधिकार मिल जाता है। ये 12 साल का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत बड़ा अधिकार है। तो एक बार ये अधिकार मिल गया तो वो रैयत अपनी जमीन पर क्या क्या कर सकता है? क्या सिर्फ खेती? नहीं, सिर्फ खेती नहीं। धारा 21 उसे जमीन के इस्तेमाल के कई अधिकार देती है। वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए ईंटें बना सकता है, कुआं खोद सकता है, तालाब बना सकता है। अच्छा। यहाँ एक मजेदार नियम है तालाब से जुड़ा। अगर वो तालाब बनाता है
तो उससे होने वाले उत्पाद जैसे मछली, उस पर भूस्वामी का हिस्सा होगा 920 और रैयत का? और रैयत का होगा 1120। मतलब मेहनत करने वाले रैयत को ज्यादा हिस्सा। ये तो बहुत न्यायपूर्ण लगता है ना? अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि लगान कम हो जाए? आमतौर पर तो हम सिर्फ लगान बढ़ने की बात सुनते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी प्रावधान है। धारा 33 के तहत अगर जमीन की मिट्टी खराब हो जाए, मान लीजिए बाढ़ आ गई और बालू जम गया, हाँ, या भूस्वामी सिंचाई की सुविधा ना दे पाए, या फिर बाजार में अनाज का भाव बहुत गिर जाए, तो रैयत डिप्टी कमिश्नर यानी उपायुक्त के पास आवेदन देकर लगान कम करवा सकता है। चलिए, अब इस कानून के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर है और शायद सबसे ज्यादा विवादित भी, जमीन की खरीद बिक्री के नियम। यही इस कानून का असली किला है ना? आप सही कह रही हैं। धारा 46 इस कानून का दिल और आत्मा दोनों है। ये वही कानूनी किला है जिसे जमीन की लूट रोकने के लिए बनाया गया था। इसके नियम बहुत साफ हैं। क्या है वो नियम? सबसे पहले अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कोई भी आदिवासी व्यक्ति अपनी जमीन बेच तो सकता है, लेकिन सिर्फ उसी पुलिस थाने के क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे आदिवासी को। और उसके लिए भी परमिशन लगेगी? हाँ, और इसके लिए भी डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी की इजाजत लेना अनिवार्य है। मतलब आदिवासी की जमीन आदिवासी के पास, और वो भी एक सीमित दायरे में। और एससी या ओबीसी के लिए क्या नियम है? अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के लिए नियम थोड़ा अलग है। वो अपनी जमीन बेच सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने ही जिले में रहने वाले अपनी ही जाति या वर्ग के व्यक्ति को। और यहाँ भी डीसी की अनुमति जरूरी है? हाँ, यहाँ भी। सामान्य वर्ग के लोगों पर ऐसी कोई जातिगत रोक नहीं है। इन नियमों का मकसद ये था कि जमीन समुदाय के भीतर ही रहे, बाहर न जाए। बिल्कुल। ये नियम तो कागज पर बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन असलियत में क्या होता है? मेरा मतलब, क्या लोग इन्हें तोड़ने के रास्ते नहीं निकाल लेते? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। कानून बनाने वालों को भी ये पता था कि नियम तोड़े जा सकते हैं। अच्छा। इसीलिए उन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व भी बनाया। वो क्या है? अगर किसी ने धोखे से या नियम तोड़कर किसी आदिवासी की जमीन ले ली है, तो डीसी उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। अच्छा। धारा 46(4) के तहत अगर 12 साल के अंदर शिकायत की जाए, तो डीसी जांच करके उस जमीन को वापस दिला सकते हैं। अच्छा। और एक और धारा है 71 का, जो और भी ज्यादा शक्तिशाली है। वो कैसे? इसके तहत अवैध रूप से ट्रांसफर हुई आदिवासी जमीन को बिना कोई मुआवजा दिए कभी भी वापस कराया जा सकता है। मतलब एक रीसेट बटन है जो डीसी के हाथ में है। हाँ, एक तरह से। एक और बात, क्या कोर्ट के आदेश से ये जमीनें बिक सकती हैं? मान लीजिए किसी रैयत पर कर्जा है और कोर्ट ने नीलामी का आदेश दे दिया। नहीं, धारा 47 यहाँ एक और ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। अच्छा। ये साफ कहती है कि किसी भी रैयत की जमीन में जो उसका अधिकार है, उसे कोर्ट की किसी डिक्री या आदेश पर बेचा नहीं जा सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद होंगे। हाँ, सिर्फ 2 अपवाद हैं। या तो लगान का बकाया हो, या फिर किसी रजिस्टर्ड बैंक से लिया गया लोन चुकाना हो। सिर्फ इन 2 मामलों में जमीन बिक सकती है, वरना नहीं। तो जमीन की सुरक्षा तो बहुत मजबूती से की गई है। अब जरा रोजमर्रा की चीजों पर आते हैं, जैसे लगान चुकाना। अगर कोई जमींदार रसीद ना दे तो, या ज्यादा पैसे मांगे तो? इसका जवाब अध्याय 9 में है। ये किसानों को रोज के शोषण से बचाता है। धारा 54 कहती है कि लगान लेने के बाद भूस्वामी को रसीद देना अनिवार्य है। और अगर ना दे तो? अगर वो रसीद नहीं देता है, तो उसे 1 महीने की जेल या 100 रुपए का जुर्माना हो सकता है। और अगर कोई किसान समय पर लगान नहीं दे पाया तो क्या साहूकारों की तरह बेहिसाब ब्याज लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून यहाँ भी जमींदारों को मनमानी करने से रोकता है। धारा 58 के अनुसार बकाया लगान पर ज्यादा से ज्यादा 6.25% सालाना साधारण ब्याज लग सकता है। बस, ये तो बहुत कम है। उस जमाने के हिसाब से बहुत कम था। और सबसे महत्वपूर्ण है धारा 63। ये क्या कहती है? ये कहती है कि लगान के अलावा कुछ भी मांगना, जिसे अबवाब या नेग कहते थे, वो पूरी तरह से अवैध है। और ऐसा करने पर भूस्वामी को 6 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अब बात करते हैं उन वीआईपीज की जिनका जिक्र आपने शुरू में किया था। मुंडारी खूंट कट्टीदार। कानून उन्हें ऐसी क्या खासियत देता है? अध्याय 18 सिर्फ उन्हीं के लिए है। उनकी जमीन को लगभग अभेद्य, मतलब इम्प्रिंटेबल बना दिया गया है। धारा 240 के अनुसार उनकी जमीन किसी भी हाल में बेची नहीं जा सकती, यहाँ तक कि कोर्ट के आदेश पर भी नहीं। किसी भी हाल में नहीं? लगान वसूली के अलावा किसी और काम के लिए उनकी काश्तकारी बिकी नहीं सकती। और उनके लगान का क्या? क्या जमींदार उनका लगान आसानी से बढ़ा सकता है? नहीं,
धारा 243 इस पर भी बहुत सख्त रोक लगाती है। उनका लगान तभी बढ़ सकता है जब ये साबित हो जाए कि उनकी काश्तकारी पिछले 20 साल के अंदर ही बनी है। और अगर बढ़ता भी है तो वो पुराने लगान के 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये सारे नियम ये सुनिश्चित करने के लिए थे कि जिन लोगों ने सबसे पहले गांव बसाए उनकी जमीनें और अधिकार हमेशा सुरक्षित रहें। बिल्कुल। जब इतने सारे नियम हैं तो जाहिर है कि विवाद भी होते होंगे। तो अगर कोई विवाद हो जाए तो मामला कहाँ जाएगा और अपील करने के लिए कितना समय मिलता है? कानून ने इसका भी पूरा सिस्टम बनाया है। अध्याय 12 के तहत सरकार सर्वे करा के अधिकार अभिलेख मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार करवाती है, जिसमें हर जमीन का ब्यौरा होता है। हाँ, अगर कोई विवाद होता है और डीसी कोई फैसला देते हैं तो उसके खिलाफ अपील के नियम धारा 215 में है। अगर मामला 100 रुपए तक का है तो कोई अपील नहीं। अच्छा। 100 से 5000 के बीच है तो अपील जुडिशियल कमिश्नर के पास होगी, और अगर 5000 से ज्यादा का मामला है तो अपील सीधे हाई कोर्ट में होगी। और अपील करने का समय कितना मिलता है? धारा 216 के अनुसार अपील के लिए 30 दिन का समय मिलता है। ठीक है। और लगान के बकाये के लिए केस करने की समय सीमा 3 साल है। यहाँ एक और बहुत मानवीय धारा है, धारा 186। वो क्या है? ये कहती है कि अगर किसी किसान पर कर्ज है और वसूली के लिए कुर्की होती है तो भी उसके जरूरी सामान को जब्त नहीं किया जा सकता। जैसे? इसमें किसान और उसके परिवार के कपड़े, बिस्तर, खेती के औजार, जानवर और उसका घर शामिल है। वाह! मतलब कानून ये पक्का करता है कि कर्ज वसूली के नाम पर किसी को बेघर न कर दिया जाए। एग्जैक्टली। ये तो सच में एक बहुत व्यापक और मानवीय कानून है। आज की बातचीत से ये पूरा एक्ट एक कहानी की तरह साफ हो गया। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो कुछ बातें गांठ बांध लेनी है। जी। पहला, ये कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन जैसे ही बड़ी क्रांतियों का नतीजा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी और किसानों की जमीन को बाहरी लोगों से बचाना था। ठीक है। दूसरा, धारा 46 इसका सुरक्षा कवच है जो एसटी, एससी, ओबीसी की जमीन के ट्रांसफर पर सख्त नियम लगाता है, और इसमें डीसी की भूमिका सबसे अहम है। तीसरा, ये सिर्फ जमीन बचाने का नहीं बल्कि लगान में मनमानी वसूली रोकने का भी कानून है, जिसमें रसीद देना जरूरी है और ज्यादा ब्याज या अबवाब लेना अपराध है। और मुंडारी खूंट कट्टीदार। और आखिर में मुंडारी खूंट कट्टीदारों को विशेष संरक्षण दिया गया है, जिनकी जमीन लगभग कभी नहीं बिक सकती। ये सच में बहुत जानकारीपूर्ण था। मुझे उम्मीद है कि इससे सभी तैयारी करने वाले दोस्तों को मदद मिलेगी। आपने मुश्किल चीजों को बहुत आसान बना दिया। धन्यवाद। बस एक बात याद रखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इन धाराओं के पीछे की कहानी और मकसद को समझकर बार बार दोहराएं और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी मोटिवेशन के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। पर जाने से पहले एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये कानून एक सदी से भी ज्यादा पहले उस समय की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को देखकर बनाया गया था। आज के बदलते झारखंड में, जहां विकास, उद्योग और शहरीकरण की जरूरतें भी हैं, ये कानून कितना प्रासंगिक है, इस पर सोचिएगा जरूर। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।